नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। यह है आपकी एथिक्स केस स्टडी की वीडियो सीरीज कक्षा नंबर 7। इसके पहले के 6 क्लासेस में हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया है। बेसिक्स हमने देखा कि केस स्टडीज क्या होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है केस स्टडीज का, फिर आपको आंसर लिखने में किन चीजों का ध्यान रखना है, और फाइनली हम लोगों ने पिछली क्लास में वैल्यूज लिस्ट देखा, मतलब किन किन वैल्यूज की जरूरत होती है इन पब्लिक सेक्टर या फिर इन गवर्नमेंट सेटअप या फिर इन ब्यूरोक्रेसी या फिर इन सिविल सर्विसेज। इन मूल्यों का नाम आपको हमेशा याद रखना है। इन मूल्यों का विवरण ही आपको देना होता है अपने एथिक्स केस स्टडी में। आप जितने ज्यादा मूल्यों को इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर में, एग्जामिनर पे उतना ही ज्यादा ऑब्लिगेशन होगा आपको अच्छे मार्क्स देने का। क्यों? क्योंकि मूल्यों की पहचान और मूल्यों का सही इस्तेमाल ही एथिक्स केस स्टडी का जड़ होता है। अगर आप समझ पाते हैं किसी गिवन सिचुएशन में आपको किन मूल्यों का ध्यान रखना है, तो इसका मतलब आपकी केस स्टडी में पकड़ अच्छी है। आइए तो फिर आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, आज का टारगेट है हमारा कि हमें वैल्यूज इन प्राइवेट सेक्टर देखना है। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ केस स्टडीज में यू कैन बी गिवन द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, दैट इज सिविल सर्विसेज और सर्विस पॉलिटिशियन सेटअप। सेकंड आपका हो सकता है आप प्राइवेट सेक्टर सेटअप, जिसमें कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी के हेड हो सकते हैं, सीनियर लेवल के मैनेजर हो सकते हैं। ओके, तो ये जो दूसरा सेक्टर है इसमें हम लोग देखते हैं किन किन मूल्यों की आवश्यकता है। ओके, आइए सबसे पहला वैल्यू जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर हमेशा नफा नुकसान देख के काम करता है। प्राइवेट सेक्टर कभी लॉस पे काम नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर हमेशा मुनाफे की तरफ जाता है। आज की डेट में सरकार कितना भी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना दे, तब तक कोई प्राइवेट सेक्टर का पर्सन इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक कि उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, राइट? तो मुनाफे की वजह से ही प्राइवेट सेक्टर काम करता है। इफ इन अ गिवन केस स्टडी you are an employee of a private sector or you are the head of a private sector company, you have to always take care of the profitability of the company. You cannot push your company towards losses. आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि आप अपनी कंपनी को जानबूझकर घाटे में डाल दें और बदले में कोई फायदा भी ना हो रहा हो। ओके, अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी एज अ वैल्यू लिखने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है। क्यों? क्योंकि अजीब लगता है कि एथिक्स के केस स्टडी में मुनाफे की बात कर रहे हैं। ऐसा पिछले कुछ क्लासेस में स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा था कि सर मुनाफे की बात हम क्यों करते हैं एथिक्स के केस स्टडी में। देखिए यही सबसे बड़ा अंतर है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट प्रॉफिट को नहीं देखते हुए सिर्फ सर्विस का ध्यान रखती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट को देखते हुए ही सर्विस देगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो नहीं देगा। दिस इज अ फैक्ट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए लिखने में कि मुनाफा नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। दिस इज अ फैक्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। इसको आपको एक्सेप्ट करना है, इसको आपको अपने साथ लेकर चलना है, अपने आंसर्स में लिखना है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज है, आप देखिए इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज है, आप हमेशा सुनते होंगे बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिसेज को सरकार बहुत ऐसी जगहों पे खोलती है जहां पर कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जाना भी नहीं चाहती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिसेज गुलमर्ग कश्मीर से लेकर के सिक्किम में सबसे ऊंची पहाड़ियों तक में इंडिया पोस्ट का कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस है। Even in the most adverse situation, even in the most remote locations, you will find a post office. बट क्या कोई प्राइवेट सेक्टर का डीटीडीसी या डीएचएल कुरियर सर्विस स्टैब्लिश करेगा कुरियर सर्विस की जगह पे जाकर के? कभी स्टैब्लिश नहीं करेगा। तो सरकार का हमेशा ध्यान होता है कि प्रॉफिट को ना देखते हुए सीधा सर्विस देना, और प्राइवेट सेक्टर का ध्यान होता है कि प्रॉफिट मिलेगी तभी सर्विस देंगे, लॉस की सर्विस नहीं देंगे। ओके, तो आपके लिए एथिक्स केस स्टडी में ऐसा कई बार हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करना पड़े कंपैशन के साथ। जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी जब कराया था, मैंने कहा था ना कि मान लीजिए इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है
और अभी कंपनी ने डिसाइड किया कुछ लोगों को फायर कर दो, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दो, ले ऑफ कर दो, या फिर पिंक स्लिप भी कहते हैं इसको। पिंक स्लिप देने का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। तो आप क्या ऐसा होने देंगे, या आप ये न्यूज कैसे देंगे उन एम्प्लॉयज को जिनको नौकरी से निकालना है, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल खपा दिया अपनी कंपनी की सेवा में, और अब जब वो रिटायरमेंट की कगार पे खड़े हैं और उन्हें पैसों की जरूरत है, आप उनको नौकरी से निकालने जा रहे हैं। तो नौकरी से निकालने वाला पॉइंट क्यों आया था? बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंगल, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट में रखना है, उसको लॉस में लेकर नहीं जाना है। इसीलिए आप देखते होंगे सरकारी नौकरी से रेयरली कभी किसी को निकाला जाता है, निकाला भी जाता है तो मिसकंडक्ट के लिए निकाला जाता है कि उसका आचार विचार ठीक नहीं है, भ्रष्टाचारी आदमी है। कभी इसलिए नहीं कि सरकार प्रॉफिट में नहीं जा रही। आपने कभी सुना कि इंडिया पोस्ट ने कई सारे डाकियों को निकाल दिया? आपने कभी सुना कि एयर इंडिया ने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया? आपने कभी सुना कि BSNL और MTNL ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया? कभी नहीं होता। इनका ध्यान सिर्फ सर्विस देने पे होता है। एयर इंडिया का ध्यान है कि मुझे फ्लाइट सर्विसेज ऑपरेट करानी है एट अ नॉमिनल कॉस्ट। BSNL MTNL का ध्यान है कि मुझे टेलीकॉम सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करानी है एट अ नॉमिनल कॉस्ट, भले ही लॉस हो तो हो। ओके, सो दैट इज हाउ प्रॉफिटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। आप किसी भी केस स्टडी में प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट एंड देन मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए इफिशियंसी। राइट, क्या देखिए इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? देयर आर टू वर्ड्स, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। आपको इन दोनों का अंतर भी पता होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। इफिशिएंट का मतलब होता है कितने कम से कम इनपुट में आप कितना ज्यादा आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा आउटपुट डिलीवर करेंगे तो आप इफेक्टिव होंगे। ठीक, someone who is very efficient need not be highly effective, someone who is highly effective need not be very efficient either। ये दोनों टर्म्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। यूजुअली जो लोग बहुत इफिशिएंट होते हैं नॉर्मली वो इफेक्टिव भी होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब इफिशियंसी जो है गवर्नमेंट सेटअप में भी होना चाहिए था, लेकिन आपके सेटअप में यानी प्राइवेट सेक्टर में इसका वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हैज लिमिटेड रिसोर्सेस। प्राइवेट सेक्टर हैज लिमिटेड रिसोर्सेस। उसको इसी रिसोर्स बेस पे खड़े भी रहना है, इसी में उसको प्रॉफिट भी कमाना है, इसी में उसको कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का ध्यान भी रखना है। सो इट नीड्स टू बी वेरी इफिशिएंट। जैसे अगर आप जियो कंपनी को ले लें और एक तरफ BSNL कंपनी को ले लें, इनका अगर आप फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करेंगे, इनका जब आप फाइनेंशियल रेशियोज निकालेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर फाइनेंशियल रेशियोज, they show how efficiently the company is using its assets. So Jio will obviously be much better than BSNL. ठीक है, corporate efficiency is a very important concern for private sector. They need to be very efficient क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, उनका रिसोर्स बेस लिमिटेड होता है। और सरकार में क्यों नहीं होता एफिशिएंसी को लेकर इतना सवाल? क्योंकि सरकार का रिसोर्स बेस बहुत बड़ा है, सरकार के पास बजट के लिए बहुत पैसे हैं, सरकार के पास टैक्स के लिए बहुत पैसे हैं, और सरकार कितना भी लॉस में चला जाए सरकार डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन कंपनीज तो डिसॉल्व हो जाती है। तो इफिशियंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई वुड से यू बेटर राइट इट एज कॉर्पोरेट इफिशियंसी। बेटर टर्म टू बी यूज्ड इज कॉर्पोरेट इफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट आइए, very important thing is CSR activity, corporate social responsibility, corporate social responsibility। हाँ, उसी सबसे पहले इस पे की लीगल सिचुएशन देखते हैं। आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसमें सेक्शन 135 इट टॉक्स अबाउट CSR या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
उसमें 3 कंडीशन दिए हुए हैं कि अगर पिछले 3 साल में आपका टर्नओवर इतना हो, सेल्स इतना हो या प्रॉफिट इतना हो, तो आपको 2% ऑफ इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर सोशली मैंडेटेड एक्टिविटीज। और किन किन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना है आपको, उसका लिस्ट भी एनेक्चर में दिया हुआ है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। कंपनीज एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकती है, अपने कोर एरिया में इन्वेस्ट नहीं करना उसको, ठीक है। तो ये है आपका CSR। और इंडिया के लिए प्राउड चीज ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू हैव mandated CSR. India is one of the first countries to have mandated CSR legally. In fact, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो CSR एक्टिविटीज करें। ओके, ठीक है। ये है आपका लीगल पोजीशन ऑन CSR कि CSR के रिलेटेड हमारे कंट्री में लॉज क्या है। ये आपके कॉमन अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया। बाकी इसका डिटेल तो आपको पेपर 2 में ही मिलेगा ना। उसके बाद अब आप लोगों को CSR एक्टिविटीज की कुछ लिस्ट को कंपाइल करना है, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर सम एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स इसके बहुत सारे होते हैं, CSR एक्टिविटीज बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि 2013 में एक्ट जब आया उसके बाद ही इंडियन कंपनीज ने CSR करना शुरू किया। 2013 के पहले भी इंडियन कंपनी CSR करती थी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, जैसे कि विप्रो, ठीक है, जैसे कि आपका अशोक लेलैंड एटसेट्रा। बहुत सारी कंपनीज, टाटा इज नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया, वेरी प्राउड ब्रांड। ये सारी कंपनीज भी CSR एक्टिविटीज कर दी थी। आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि आप जिस स्टेट के हैं, विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू, आपके स्टेट में किसी कंपनी ने अगर CSR एक्टिविटी करी हो तो उसका लिस्ट जरूर बनाइएगा। दिस वाज आस्क्ड टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन इंटरव्यू ऑफ UPSC, विच स्टेट का था, उस स्टेट में कोई CSR एक्टिविटी हुई हो, उससे पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि मेरा फ्रेंड खुद प्राइवेट सेक्टर में काम करके आ रहा था, ठीक है। तो यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ सम CSR एक्टिविटीज कंडक्टेड इन योर ओन स्टेट। तो देखिए CSR का आइडिया क्या है, CSR करना क्यों जरूरी है, क्यों एथिकल होता है। कंपनी जो है ये अपना सामान बेचती है सोसाइटी को और सोसाइटी से प्रॉफिट लेती है। सोसाइटी जो सामान खरीदती है उसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंपनी है उसने प्रॉफिट कमाया सोसाइटी से, तो इस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा, जस्ट 2%, छोटा सा सोसाइटी को वापस कर दो, एकदम छोटा सा हिस्सा, ओनली 2%। हालांकि 2% छोटा आपको लग रहा है सुनने में, होता ये सब्सटेंशियल पार्ट है। इंडिया में कई सारी कंपनीज परेशान है इस वजह से कि 2% क्यों खर्च करा रहे हो हमारा। बट एनीवेज, सोसाइटी से आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो सोसाइटी को वापस भी करो, छोटा सा हिस्सा उसका। दैट इज द आइडिया ऑफ CSR। ये एथिकल क्यों है? क्योंकि जो कंपनी होती है वो भले ही प्राइवेटली ओन्ड है या प्रमोटेड है, भले ही प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रमोटेड है, बट कंपनी इज आफ्टर ऑल एसेट ऑफ सोसाइटी ओनली, एसेट ऑफ सोसाइटी ओनली। आप लोगों ने एक कमेटी का नाम सुना है सर? एक कैडबरी कमेटी, एरियल कैडबरी कमेटी, ए कैडबरी कमेटी, ये भी एक यूरोपियन कमेटी थी। इसने बहुत डिटेल में स्टडी करा कि जो कंपनी और सोसाइटी है इनके बीच का आपस का रिलेशन क्या है, इनके बीच का आपस का
रिलेशन क्या है? सर एरियल कैडबरी कमिटी, एक सोलोमन्स केस हुआ था यूएस में, उसमें भी इस चीज को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया। इन दोनों केसेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ सो दैट यू नो दैट कि जो कंपनी होती है ये सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड है और प्राइवेटली प्रमोटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन दोनों केसेस में, एरियल कैडबरी कमिटी और सोलोमन्स केस में, अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाला गया कि कंपनी इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, भले ही इट इज, मतलब कंपनी इज a private entity legally and is a social asset ethically। तो कंपनी जो भी काम करती है उसको सोसाइटी के तरफ रेस्पॉन्सिबली होकर करना चाहिए। कंपनी जो भी काम करती है उसको सोसाइटी के तरफ रेस्पॉन्सिबली होकर करना चाहिए, है ना। आप लोग देखिए कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि कंपनीज के लिए पी से सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बल्कि पी से पीपल भी होना चाहिए। ठीक, अब बिल्कुल लेटेस्ट एक और पी ऐड हो गया है, क्योंकि कंपनीज को इन्वायरमेंटली भी साउंड होना है तो प्लैनेट भी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल पी बॉटम लाइन। आप इसका इस्तेमाल खूब कर सकते हैं अपने केस स्टडी में, जहां पे कि आपको कोई प्राइवेट कंपनी हो और पोल्यूशन पे कुछ एंगल हो। ट्रिपल पी बॉटम लाइन, ओके, यू कैन से ट्रिपल पी बॉटम लाइन। ठीक है, तो सीएसआर का जो आइडिया है, इट इज बेसिकली गिविंग इट बैक टू सोसाइटी। कि सोसाइटी से जो हमने प्रॉफिट कमाया उसका थोड़ा सा हिस्सा हम वापस दे रहे हैं सोसाइटी को, और किस तरह से देना है ये सब आपको सीएसआर एक्ट में जो एनेक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि आपको किन किन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना है। ओके, सो दिस इज द न्यू ट्रिपल पी बॉटम लाइन which you can use in your answers. So this is the entire idea of having CSR, right? Corporate social responsibility. Here I would like to give you one new term which you can use in your answers. आजकल एक नया टर्म चल रहा है, कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, आजकल एक और नया टर्म चल रहा है which is your social entrepreneurship. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो द एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स या फोकस्ड अपॉन सोशल, कल्चरल और environmental issues, that is known as social entrepreneurship। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो बच्चों को हेल्थ पर्पस से फोर्टिफाइड फूड्स प्रोवाइड कराने के लिए सर्विसेज देती है, फोर्टिफाइड फूड्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, सो दैट कि चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें प्रॉफिट पे फोकस कम होता है, देयर इज लेस, ऐसा नहीं कि जीरो है, बट देयर इज लेस फोकस ऑन प्रॉफिट्स एंड मोर फोकस ऑन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। ओके, आइए नेक्स्ट आइए,
competence. Competence is a very important trait, very important value for private sector. Competence का मतलब क्या होता है? Competence का मतलब होता है कि you are competent या you want to achieve excellence by competition. Achieving excellence via competition. That is what competence is. हर प्राइवेट कंपनी अपने वर्क को बहुत सीरियसली लेती है. दे आर हाईली प्रोफेशनल एंड दे आर कॉम्पिटेंट. दे वांट टू बिकम कॉम्पिटेंट. जैसे कि अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को ले लें, टेलीकॉम सेक्टर में एक टाइम पे इंडिया में 10-12 कंपनीज थी और इन सभी में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन था. एकदम कट थ्रोट कंपटीशन था. एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो तो बहुत बाद में आया है. एक रिलायंस कम्युनिकेशन करके हुआ करता था, अनिल भाई अंबानी की कंपनी. ठीक है. आपका टाटा था, डोकोमो, आपका वीडियोकॉन था, नॉर्टेल था, बहुत सारी कंपनीज थी. तो उनके बीच में कट थ्रोट कंपटीशन था. व्हाई? बिकॉज दे ऑल वेर इक्वली कॉम्पिटेंट. ठीक है. जब प्राइवेट सेक्टर में कट थ्रोट कंपटीशन होगा तभी तो पब्लिक सेक्टर को या सरकार को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब कंपटीशन होगा तो वो लोग यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग और भी बेहतर सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे कम से कम दाम पे, ताकि उनके पास और ज्यादा कस्टमर आए. तो अल्टीमेटली फायदा सरकार का होता है, अल्टीमेटली फायदा लोगों का होता है कि सरकार और लोगों को और भी बेहतर सर्विस और भी बेहतर प्रोडक्ट्स कम दामों पे मिलते हैं. ठीक है. कॉम्पिटेंस से बहुत क्लोजली रिलेटेड 2-3 टर्म्स और हैं जिसको कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं. वन इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR. ये बिल्कुल पॉपुलर टर्म है, आजकल बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है. IPR का मतलब समझते हैं आप लोग? IPR का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ नया बनाया है, अगर आपने कुछ नया इजाद किया है तो आप उसके ऊपर कुछ साल तक अपना मोनोपोली बना के रख सकते हैं. आप उस पर कुछ साल तक अपना मोनोपोली बनाकर रख सकते हैं. आप लोगों को पता होगा इंडियन पेटेंट्स एक्ट जो है टॉक्स अबाउट IPR एज वेल. और इसको लेकर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी. ग्लिवेक नाम की एक वो है दवाई है जिसके ऊपर इसकी एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई थी. ग्लिवेक नाम की एक दवाई है जो कि बनाया था नोवार्टिस नाम की कंपनी ने. आप लोगों को इस केस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए फॉर पेपर 3. मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट समरी बताऊंगा. अभी ये जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जैसे नोवार्टिस हो गई, इंडिया में रैनबैक्सी है, सिप्ला है, फाइजर वगैरह है बाहर देश में, इन सब के साथ एक अजीब सिचुएशन होती है. देखिए, नई दवाई बनाना आसान काम नहीं होता. नई दवाई बनाने में बहुत खर्चा लगता है, बहुत पैसे जाते हैं. ठीक है. बहुत रिसर्च करना पड़ता है. रिसर्च करने के बाद उसके 3-4 फेजेस में ह्यूमन के ऊपर ट्रायल्स होते हैं. उन ट्रायल्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, फिर सुधार करना पड़ता है. ये सब करते करते बहुत टाइम निकल जाता है. तो इतना जो टाइम निकलता है और इतना पैसा जो खर्च करती है कंपनीज रिसर्च करने में, इनमें भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. तो जब फाइनली इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ड्रग बन के मार्केट में आता है तो ये कंपनी जैसे नोवार्टिस, रैनबैक्सी वगैरह चाहती हैं कि हमारा मोनोपोली रहे इस ड्रग के ऊपर, हम ज्यादा से ज्यादा दाम में इस ड्रग को बेच सके ताकि हम प्रॉफिट कमाएं और अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है पहले उसको निकालें. क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इज द कोर कंसर्न. इसीलिए मैंने प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ऊपर लिखवाया था आपको, मुनाफा. ठीक. अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी तक तो ठीक है. सरकार बोलेगी चलो ठीक है, आपको प्रॉफिट कमाना है, आप प्राइस बस इतना ज्यादा मत कर दो, प्रॉब्लम हो जाए, कुछ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो तो हम कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू आपके ड्रग को मैन्युफैक्चर करवा भी सकते हैं.
तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग भी एक टर्म होता है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है कि मान लीजिए कोई हेल्थ इमरजेंसी है, कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और कंपनी ही ड्रग बना सकती है, सरकार नहीं बना रही, तो सरकार ये बोलेगी देखो कंपनी ऐसा है कि तुम्हारा जो ड्रग है इसको बनाने के लिए हम किसी और कंपनी को ऑथोराइज कर रहे हैं, तुम अपने सारे सीक्रेट्स खोल दो कि ड्रग कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। तो ये इमरजेंसी के लिए होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। अगर इमरजेंसी नहीं है तो जिस कंपनी ने ड्रग बनाया है वो अपना मार्केट में बेच सकती है, उसकी मोनोपोली रहती है कुछ सालों तक। लेकिन यहां तक तो ठीक है, इसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इज अ गुड थिंग, प्रॉफिट होना चाहिए, बट व्हाट इज बैड, ग्रीड इज बैड, लालच नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनीज इसको लालच के तरह ऐसे करती हैं कि मान लीजिए उन्होंने आज एक ड्रग बना दिया, ड्रग 1, ठीक, इसका अगले 20 साल तक का पेटेंट ले लिया, 20 ईयर्स तक का, ठीक। उसके बाद इस ड्रग का पेटेंट खत्म होने वाला है, मतलब बाकी सारी कंपनीज भी बनाना शुरू करेंगी। तो ये ओरिजिनल कंपनी जैसे नोवार्टिस जो है क्या करेगी, इस ड्रग 1 में छोटे मोटे चेंजेस करके, छोटे मोटे बदलाव करके एक नया ड्रग बना के फिर से मार्केट में उतार देगी, कहेगी मेरी इस पे फिर से मोनोपोली हो गई अगले 20 सालों के लिए। अब छोटे मोटे चेंजेस, इंक्रीमेंटल चेंजेस, इसके लिए अगर आप पेटेंट ले रहे हैं तो आप अपने लालच को दिखा रहे हैं, यू आर शोइंग सम ग्रीड। यही हुआ था इस ग्लिवेक नाम के केस में। नोवार्टिस नाम की कंपनी थी, इंडियन पेटेंट्स एक्ट सेक्शन 3D, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट दिया और बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही अच्छी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने एक ड्रग लॉन्च किया और उसके बाद फिर एक और ड्रग लॉन्च कर रहे हैं और छोटा मोटा चेंजेस कर करके नए ड्रग्स लॉन्च किए जा रहे हैं। सब्सटैंशियल चेंज करिए, तब आप आईपीआर के थ्रू पेटेंट क्लेम करिए। ये नहीं कि हर दिन कुछ कुछ छोटा मोटा चेंज करते रहे ड्रग्स में और कहते रहे कि हमारा पेटेंट है इसके ऊपर, हमारा पेटेंट है इसके ऊपर, ठीक है। सिमिलरली कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपकी एथिक्स के स्टडी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। मान लीजिए आपके जिले में कोई बहुत बड़ी महामारी फैल गई है अचानक से, ठीक। अब जो कंपनी इस महामारी से निपटने की दवाई बनाती है वो कह रही है कि महामारी फैली है तो मैं और दाम बढ़ा के अपने दवाइयों को बेचूंगा ताकि और प्रॉफिट हो। नो, इज दिस एथिकल? नो, इट इज नॉट एट ऑल एथिकल। अब आप मान लीजिए कि ये महामारी सिर्फ आपके जिले में नहीं पूरे देश में फैल गई है, अक्रॉस इंडिया ये महामारी फैल गई है। तो कंपनी के लिए तो और बड़ा मौका है प्रॉफिट कमाने का। जिले में 10 लाख लोग हैं, पूरी कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, तो कंपनी पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं, तो जो कंपनी होगी नोवार्टिस, उसके लिए तो और बड़ा मौका होगा प्रॉफिट कमाने का। बट ऐसे सिचुएशन में 2-3 बहुत गहरे प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि क्या नोवार्टिस जैसी कंपनी या रैनबैक्सी जैसी कंपनी अकेले इतने ड्रग्स बना सकती है कि पूरे देश को सप्लाई हो सके? मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम, क्या ऐसी इमरजेंसी में प्रॉफिट कमाना जरूरी है? क्या आपने नॉर्मल टाइम में कम प्रॉफिट कमाया है? क्या प्रॉफिट वर्सेस ह्यूमन लाइफ में आप प्रॉफिट को चुनेंगे? ऑब्वियसली आप ह्यूमन लाइफ को चुनेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से सरकार ने क्लॉज डाला जिसका नाम है कंपलसरी लाइसेंसिंग, कि अगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज एनी ड्रग मेकर कंपनी whether public or private to make the drug which even though is under IPR of some other company। मतलब कंपलसरी लाइसेंसिंग, जबरदस्ती हम आपसे ड्रग छीन के दूसरी कंपनीज को बोलेंगे कि तुम लोग भी बनाओ और बेचो मार्केट में, तुरंत सप्लाई करो, क्योंकि इट इज इमरजेंसी लाइक सिचुएशन।
कंपल्सरी लाइसेंसिंग सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट्स एक्ट। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है, आप लोग चाहें तो उसका नाम नोट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा ही। बायर नाम की एक जर्मन कंपनी है जिसका ड्रग था नेक्सावार। ठीक है, ओके। सो दिस वाज अबाउट आईपीआर। आईपीआर के ऊपर भी आपके सामने केस स्टडीज आ सकते हैं, मैं आपको कराऊंगा भी इसके ऊपर केस स्टडी, या आपको प्रैक्टिस केस स्टडी में कराऊंगा अबाउट 100 केस स्टडीज, उसमें आईपीआर के ऊपर भी केस स्टडी कराऊंगा। अच्छा, आईपीआर के अलावा एक और टर्म है जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है टू कॉर्पोरेट सेक्टर। सिंस वी आर डिस्कसिंग कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस में एक और टर्म आता है विच इज नोन एज ट्रेड सीक्रेट्स। एक और टर्म होता है आपका कॉपीराइट, एंड फाइनली पेटेंट। ये जो सारे टर्म है आपके आईपीआर, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सारे के सारे टर्म्स बेसिकली क्या है? ये सारे के सारे टर्म्स नॉलेज क्रिएशन इनसाइड द कॉर्पोरेट है। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कितना ज्ञान या कितना नॉलेज क्रिएट हो रहा है उसके रिगार्डिंग है। तो जो ज्ञान या कॉर्पोरेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का या फिर वो उस कॉर्पोरेट सेक्टर या उस पर्टिकुलर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज है। जैसे इंडियन पेटेंट्स एक्ट जो है 1970 में जब आया था, तो उस टाइम में बहुत बड़ी बहस थी कि प्रोडक्ट पेटेंट दिया जाए या फिर प्रोसेस पेटेंट दिया जाए। इंडिया ने प्रोसेस पेटेंट को चुना ताकि दूसरी कंपनी भी अलग प्रोसेस से सेम प्रोडक्ट बना सके, है ना। खैर, दिस विल बी डेल्ट इन डिटेल इन एथिक्स पार्ट ए आल्सो एज वेल एज इन योर जीएस पेपर 3 आल्सो। आपको यहाँ पे क्या जानना है? आपको यहाँ पे जानना है कि आईपीआर, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ये चारों चीजें किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। ये चारों चीजें कोई भी कंपनी एक्वायर करती है अपने मेहनत से और अपने रिसर्च से। अपने इन्वेस्टमेंट से ये कंपनीज एक्वायर करती हैं। जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उसके पास कॉपीराइट होगा उस मूवी का, क्योंकि उसने पैसे लगाकर उस पूरी मूवी को क्रिएट किया है। उसने डायरेक्टर हायर किया, उसने एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर किया, उसने कैमरामैन को हायर किया, पूरी फिल्म की शूटिंग कराई, सारा खर्चा बेयर किया, और अब जाकर उसने फिल्म बनाई है, तो उस फिल्म की कॉपीराइट है उसके पास। जैसे मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ पे, आपको जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ, मेरा कॉपीराइट है इस कंटेंट के ऊपर। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि मेरा कॉपीराइट है इस कंटेंट के ऊपर। आप इस कंटेंट को कहीं और जाके नहीं दे सकते। कोई और इस कंटेंट को सीधा कॉपी करके कमर्शियल यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आप लोग जब भी कोई किताब खरीदते होंगे, उसके ऊपर लिखा रहता होगा कॉपीराइट रिजर्व्ड, है ना। इसी तरह से पेटेंट होता है। अगर आपने कुछ नया बनाया, आप उसका पेटेंट ले लीजिए। अब पेटेंट की बात जब कर रहे हैं तो आपको मैं दो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली कि पेटेंट क्या होता है और ये सही होता है, गलत होता है। आप लोगों ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है, साइंटिस्ट। पेनिसिलिन ड्रग का नाम सुना, एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो सबसे पहले पेनिसिलिन का टेस्ट खुद के ऊपर किया और कभी इसका पेटेंट नहीं लिया, एंड इट वाज सच अ वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक। एक और देखिए, जॉन साक, अगेन अ साइंटिस्ट जिन्होंने पोलियो का वैक्सीन इजाद किया था, कभी पेटेंट क्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा रिसर्च का आउटपुट है, जो मैंने वैक्सीन बनाया है, ये समाज को मैं सम्मानित करने के लिए फ्री में देता हूँ। ये मैं समाज को देता हूँ कि जाओ पोलियो से बच्चों को बचाओ। ऑन दी अदर हैंड आप आज के डेट में देखिए, यूएस में जो कंपनीज हैं, उन्होंने योगा के कितने चीजों को पेटेंट कर लिया। आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स को पेटेंट कर चुके हैं, जबकि यूएस में आयुर्वेद कहाँ से आएगा? आयुर्वेद तो ओरिजिनली इंडिया का है। हमने तो कभी पेटेंट क्लेम नहीं किया, बट यूएस पेटेंट कर रहा है। तो पेटेंट्स की लड़ाई भी काफी होती है कंपनीज के बीच में,
कॉर्पोरेट राइवलरी में एक दूसरे के पेटेंट, एक दूसरे के ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की भी कोशिश करती है कंपनीज। ऐसा अक्सर होता है। इसलिए भी कंपनीज के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर एनीवेज, तो आपको ये जानना है कि कंपनीज के कॉम्पिटिटिव एज के पीछे होता है उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनका रिसर्च आउटपुट, उनका पेटेंट्स, उनका कॉपीराइट्स, उनका ट्रेडमार्क्स। इन सब पे बेस्ड केस स्टडी भी आ सकता है आपके ऊपर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी यहीं करा देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक कंपनी एक्स में रिसर्च कर रहे हैं ओवर कोरोना वैक्सीन। आप एक रिसर्च कर रहे हैं ओवर कोरोना वैक्सीन, लेकिन इस रिसर्च के बाद आपको अपना कैरियर भी बनाना है, आपको एक नौकरी भी चाहिए। तो आपने एक यूनिवर्सिटी वाई में अप्लाई किया हुआ है। यूनिवर्सिटी वाई का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसका जो हेड है, उसने आपका इंटरव्यू लिया और उसने आपसे इंटरव्यू में सीधा सीधा पूछ दिया कि एक्स कंपनी में जो रिसर्च हो रहा है कोरोना का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल मुझे बताओ, मुझे जानने की इच्छा है, मैं भी आपके ही फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपके ही फील्ड का प्रोफेसर हूँ, मुझे बताओ। अब आप रिसर्च कर रहे हैं कंपनी एक्स में, आपकी लॉयल्टी अभी कंपनी एक्स के तरफ है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाई में अपने फ्यूचर के लिए, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्स में जो हो रहा है मुझे बताओ। अब आप क्या करेंगे? आप अपने फ्यूचर के हिसाब से बता देंगे यूनिवर्सिटी वाई को, या आपकी जो करंट लॉयल्टी है एक्स में, उसकी वजह से वाई में नहीं बताएंगे, या कोई और रास्ता भी है आपके पास? ठीक है, एक तरह का केस स्टडी बन सकता है आपके लिए। ओके, तो ये जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉम्पिटेंस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेट सेक्टर में। इन चीजों का आप जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर्स में, जहां पे भी आपको मौका मिले इन चीजों का जिक्र आप बिल्कुल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आइए, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि you are able to identify emotions and you are able to connect with the emotions of yourself as well as or that of the other। मतलब आप इमोशंस को लेकर के अवेयर हैं, आप इमोशंस को लेकर के अवेयर हैं, आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, यानी कि आप में भावनात्मक बुद्धि है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप में है, भावनात्मक बुद्धि आप में है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो आप अपने इमोशंस को पहचानिए, अपने इमोशंस को जानिए। फिर होता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपने इमोशंस को जानने के बाद अपने इमोशंस को मैनेज कीजिए। फिर होता है आपका सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरे के इमोशंस को समझिए, दूसरे के इमोशंस को जानिए। और फिर आपका होता है सोशल मैनेजमेंट, फिर उनके इमोशंस को मैनेज करिए। ठीक है, कहीं कहीं पे नाम अलग भी हो जाते हैं, कुछ लोग सोशल अवेयरनेस के अलावा कुछ और भी लिखते हैं। ठीक है, नाम कुछ भी हो, मतलब उसका वही होता है। एक तरफ आपके अपने इमोशन, एक तरफ बाकियों के इमोशन, और एक तरफ आपको अपने इमोशन को समझना है, फिर उनको मैनेज करना है। एक तरफ आपको दूसरों के इमोशंस को समझना है और उनको मैनेज करना है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डैनियल गोल्डमैन। ठीक है, अब आगे आइए। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, बल्कि सरकारी सेटअप में भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। बट प्राइवेट में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां का वर्क कल्चर डिफरेंट होता है। वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होता है प्राइवेट सेक्टर में एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क कल्चर होता है, इट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, टाइम बाउंड, और अगर टाइम पे नहीं हुआ तो आपका ले ऑफ भी हो सकता है। मतलब हमेशा आपके गर्दन पे तलवार अटकी रहती है।
बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर में ये भी होता है कि आपका टैलेंट बेस्ड प्रमोशन होता है, नॉट सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन लाइक गवर्नमेंट। मतलब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आज किसी मिस्टर एक्स के नीचे काम कर रहे हैं बट आपका काम बहुत अच्छा हुआ तो आपको कल को मिस्टर एक्स का बॉस भी बनाया जा सकता है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कफोर्स होता है उनमें आपस में भी बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, तो ऐसे वर्कफोर्स का जो एचआर हेड होगा, ऐसे वर्कफोर्स को जब मैनेज करना हो तो जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ऐसे वर्कफोर्स को मैनेज करो, उस पर्सन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट में क्या होता है, सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन है, ठीक, ले ऑफ कभी होगा नहीं, ठीक, गोल ओरिएंटेड वर्कफ्लो होता है, बट टाइम बाउंड टारगेट्स अचीव नहीं करने की वजह से भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। आप जैसे खुद ही देख लीजिए, सरकार खुद ही इतने सारे स्कीम्स लॉन्च करती है और कहती है अगले 5 साल में ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी कुछ नहीं होता, कभी किसी की नौकरी नहीं जाती उसके लिए। तो इसीलिए वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट इन गवर्नमेंट एज कंपेयर टू योर वर्क कल्चर इन प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो वर्क कल्चर है उसमें इमोशंस के आउटबर्स्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी को नौकरी से निकालेंगे तो गुस्सा होगा, दुखी होगा, आप किसी का प्रमोशन करेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होगा, ऑन द अदर हैंड जिस किसी का डिमोशन करेंगे वो गुस्सा होगा, दुखी होगा, और इनके आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जबकि सरकार में कभी आपने ऐसे देखा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो आपस में? कंपटीशन होता है बट इतना भी नहीं होता कि एकदम कट थ्रोट कंपटीशन। सो इस तरह के वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, आप में भावनात्मक बुद्धि होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी कराया भी था कि मान लीजिए आपको कुछ लोगों को अगर फायर करना हो, आपके बॉस ने बोल दिया है कि 10 लोगों को फायर कर दो, इसमें से कुछ लोग रिटायरमेंट के वर्ष पे हैं, अपनी जीवन के 30 साल कंपनी को दिया और अब रिटायरमेंट के ठीक पर उनको आप फायर कर रहे हैं, तो क्या आप उनको फायर करेंगे? नहीं करेंगे। आप उनसे किस तरह से बात करेंगे, उनको कैसे आप ये न्यूज देंगे कि आपको फायर करना है? उस समय मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि और कुछ हो ना हो, उनको बेचारों को सिवरेंस पैकेज मिले ना मिले, आप अपनी जेब से पैसे दे ना दें, जो भी हो, आप कम से कम इमोशनली इंटेलिजेंट रह के जस्ट लेंड अ कंपैशनेट ईयर, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनिए। इससे ही कितने लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो हमें नौकरी से निकाला तो क्या हुआ, कम से कम साहब ने हमारी बात तो सुनी। ठीक है, तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ हम लोगों ने वर्क कल्चर की बात करी है, तो मैं वर्क कल्चर पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि वर्क कल्चर क्या होता है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एथिक्स पेपर में। देखिए, वर्क कल्चर का मतलब क्या होता है, काम करने की शैली क्या है, मतलब काम करने की शैली क्या है। आपके ऑफिस के अंदर जो एक ओवरऑल एम्बियंस होता है, दैट डिफाइंस द वर्क कल्चर। अब इससे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वर्क कल्चर में दोनों कंपोनेंट्स होंगे आपके, लिविंग थिंग्स भी, यानी कि लिविंग बीइंग्स भी, एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी। लिविंग बीइंग्स का मतलब जो एम्प्लॉय हो गए, वो तो वैसे भी पार्ट होंगे वर्क कल्चर का। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? आपके ऑफिस का प्रोसीडियर, आपके ऑफिस में लोगों के बीच जो इंटरेक्शन का लेवल है वो, जो इमोशंस इन्वॉल्व है लोगों के वो, जो आपके ऑफिस की हायरार्की है वो। ठीक है, आपके ऑफिस में लोगों के अंदर वर्कमैनशिप की क्वालिटीज क्या है वो। तो वर्क कल्चर जो है, it is basically defined by the characters of the people working in that office, and on the other hand the characters of the people working in the office gets affected by work culture also, right? तो अगर आप किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, हमेशा पूछते हैं कि वर्क कल्चर कैसा है वहां पे।
मतलब बहुत स्ट्रिक्टली काम होता है वहाँ पे, या लिबरल तरीके से काम होता है वहाँ पे? बॉसेस कैसे हैं? लेट आने पे पनिशमेंट तो तुरंत नहीं मिल जाती। टास्क अगर मिस हो जाए तुरंत नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। बोनस वगैरह टाइम पे मिलता है नहीं मिलता है? जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं? पार्टीज वगैरह कितनी फ्रीक्वेंटली होती है? दैट इज व्हाट वर्क कल्चर इज। जैसे मैं आपको एक शानदार एग्जांपल देता हूँ इसका। गुजरात में सूरत नाम की जगह वर्ल्ड ट्रेडिंग हब है फॉर डायमंड्स। दुनिया के ऑलमोस्ट 99% डायमंड सूरत में आके कट एंड पॉलिश होके जाते हैं। तो सूरत में जो डायमंड बिजनेसमैन है, दे आर वेरी रिच पीपल ऑल्सो। कई बार आपने सुना होगा कि दिवाली के दिन सूरत के किसी बिजनेसमैन ने अपने सारे एम्प्लॉयज को होम्स गिफ्ट कर दिए, घर खरीद के दे दिए। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ वर्क कल्चर, जो कि ऑफिस के बाहर भी दिखता है। वर्क कल्चर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑफिस, ऑफिस के बाहर भी इसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है। वर्क कल्चर में मैं आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, बट फिलहाल आपको ये बता दूं कि वर्क कल्चर पे कभी अगर क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में तो मोस्टली यही आएगा कि डिफाइन वर्क कल्चर या व्हाट इज वर्क कल्चर। What do you mean by work culture? What are its components? Is it limited to only inside the office premises? No, it also goes outside also. फिर वर्क कल्चर जो होता है इससे कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो आप ये सूरत वाला एग्जांपल दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेटअप का एग्जांपल दे सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क कल्चर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्क कल्चर ऑफ यूएस वर्सेस इंडिया। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट आप लोग कर लेंगे। यूएस में आपको पता है थोड़ा इनफॉर्मल है, कैजुअल जैसा वर्क कल्चर है, वहां पे एक दूसरे को फर्स्ट नेम से भी बुलाते हैं। इंडिया में तो साहब लगाना पड़ता है और सरनेम से बुलाते हैं लोगों को। यूएस में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी नहीं होता, कई सारे लोग तो ऑफिस में हाफ पैंट में भी जाते हैं। इंडिया में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है, फॉर्मल्स है। यूएस में कोई बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं होती मेंटेन्ड, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोग जानते हैं इस चीज को। मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं विच इज नोन एज प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स। इसको कुछ लोग क्रिश्चियन वर्क एथिक्स भी कहते हैं। ये वर्क एथिक्स आपका यूएस और पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कॉमन है। ये वर्क एथिक्स क्या है? ये कहता है कि ईट, वर्क एंड बी हैप्पी। पहला तो ये पॉइंट कहता है, और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सिटिंग आइडल डज नॉट मेक गॉड्स हैप्पी। देखिए, सिटिंग आइडल डज नॉट मेक गॉड्स हैप्पी, इसका मतलब इन कल्चर में, इन सभ्यताओं में अगर आप खाली बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। मतलब बेसिकली वहां पे माँ बाप भी जो है बच्चों को बोलते हैं कि खाली मत बैठो, कुछ काम करो। और इसीलिए आप देखिएगा यूएस वगैरह में जो बच्चे होते हैं वो 18 साल की उम्र के होते होते अपने घर से निकल के खुद के पाँव पे खड़े होना शुरू कर देते हैं। भले ही वो पार्ट टाइम नौकरी करे मैकडोनल्ड्स में जाकर के, पार्ट टाइम नौकरी करे पेट्रोल पंप पे जाकर के, लेकिन अपना जेब खर्चा खुद निकालना शुरू कर देते हैं। यूएस में कभी आपने देखा है कि बेटा अपने माँ बाप के घर में ही रहता हो? कभी नहीं, हमेशा अलग घर जाके लेगा वो। और इंडिया में क्या है? ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। वहां पे 18 साल के बियॉन्ड अगर आप अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आपके दोस्त भी आपको शेमफुल एक्ट कह के चिढ़ाएंगे। इंडिया में तो खैर 32 साल तक यूपीएससी की तैयारी करने की एज है, तो बाकी आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा इंडिया कल्चर काफी डिफरेंट है। एनीवे, सो सिटिंग आइडल डज नॉट मेक गॉड हैप्पी, मतलब वहां पे माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ जाए कुछ काम करो, गो एंड डू सम वर्क। और बच्चे भी इस चीज का चैलेंज लेते हैं और खुद काम करते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक कहावत भी होती है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स प्लेग्राउंड। अगर आप खाली बैठे हैं, आपका दिमाग अगर खाली है तो आपके दिमाग में सिर्फ शैतानी बातें आएंगी, आप कुछ ना कुछ गलत ही सोचेंगे। ठीक है,
पहला पॉइंट क्या है प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स का? इट इज ईट वर्क एंड बी हैप्पी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप खूब खाइए, खूब मस्ती करिए, आप खूब काम करिए, एंड बी हैप्पी और बी मैरी, मतलब आप खूब पार्टी वगैरह करिए, खूब खुश रहिए। ईट हैप्पी, ईट वर्क एंड बी मैरी, ईट वर्क एंड बी हैप्पी। आप खूब काम करिए, आप खूब खाइए और खूब मस्ती करिए। ये उनका कल्चर है भी वैसा, उनका कल्चर ऐसा है भी। देयर कल्चर इज लाइक दिस ओनली। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके कल्चर में फ्यूचर की सेविंग्स पे ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते जितना वो लोग प्रेजेंट को एंजॉय करने में ध्यान देते हैं। फ्यूचर की सेविंग्स पे उतना ध्यान नहीं देते जितना वो लोग प्रेजेंट को एंजॉय करने पे ध्यान देते हैं। जैसे टूरिज्म एक्टिविटीज वगैरह हो गया, बाहर घूमना फिरना, इन चीजों में बहुत आगे रहते हैं, पार्टीज वगैरह करना बहुत आगे रहते हैं। इसीलिए उनके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कल्चर है कि अगर आप सफिशिएंट पैसे नहीं भी कमाते हैं लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है तो आप क्रेडिट कार्ड ले लो, बाद में इसका भुगतान करते रहना। दीज ऑल आर इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स। ठीक है, वर्क एथिक्स एंड वर्क कल्चर मोस्टली सेम चीज है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। दोनों का डेफिनेशन आप एक तरह से ही लिख सकते हैं। बस ये है कि वर्क कल्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, वर्क एथिक्स इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे कोई इंडिविजुअल का वर्क एथिक्स हो सकता है कि वो बिल्कुल डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कर हो, किसी दूसरे इंडिविजुअल का वर्क एथिक्स ये हो सकता है कि वो डेडिकेटेड उतना ना हो, वो कैजुअल हो, है ना। एनीवे, सो वर्क कल्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अनदर वैल्यू। अनदर वैल्यू इज सिटीजन फर्स्ट एंड देन कॉर्पोरेट। देखिए इसका मतलब क्या है। आप भले ही किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के हेड हो या एम्प्लॉय हो या वहां पे काम करते हो या आप रिटायर्ड भी हो गए हो उस कंपनी से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कंपनी को ऊपर रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी को हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप सिटीजन भी है, आपको सिटीजन होने का धर्म भी निभाना है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, वो कंपनी सरकार के सेट किए हुए पॉल्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्म्स को मीट नहीं करती, उसको वायलेट करती है। सरकार ने कह रखा है ना कि पॉल्यूशन के नॉर्म्स कितने होते हैं। आपके 6 तरह के इंडस्ट्रियल जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, इस तरह से करके। मान लीजिए आपकी कंपनी सरकार के द्वारा सेट किए पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, और नहीं फॉलो करने के पीछे रीजन ये है कि आपकी कंपनी के पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही आपकी कंपनी का इतना वर्कफोर्स है कि पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो कर पाए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप इसकी जानकारी सरकार को देंगे? क्योंकि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, आप इसी कंपनी से अपना नमक खाते हैं, आपको यही कंपनी नौकरी दे रही है, आपको यही कंपनी खाना दे रही है, तो क्या आप अपने सिटीजन होने के ड्यूटीज को भूल जाएंगे? आप अगर सिटीजन हैं तो आपके ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है, आपका अपना इनर कॉन्शियंस भी तो है। नाउ व्हाट विल यू डू? ऑफ कोर्स यू विल हैव टू ब्रिंग दिस थिंग to the notice of the government. Why? Because you are a citizen first and then a corporate employee. You are a citizen first. आप पहले इस देश के नागरिक हैं, उसके पहले भी आप एक अच्छे इंसान हैं। You are first a human, then a citizen, then you are a corporate employee. आपको पहले अच्छा इंसान बनना है, फिर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, फिर आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे विसल ब्लोअर से मैं पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक दिनेश ठाकुर का, फॉर अ कंपनी नेम्ड रैनबैक्सी। आप अगर चाहें तो इनके बारे में थोड़ा नेट पे पढ़ सकते हैं। वैसे मोटा मोटी ये है कि इन्होंने रैनबैक्सी के अंदर कुछ गलत होते हुए देखा,
इन्होंने विसल ब्लो कर दिया, बाद में कंपनी ने इनको नौकरी से निकाल दिया। तो विसल ब्लो क्यों करा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। विसल ब्लो क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि इन्होंने जो गलत होता हुआ देखा कंपनी के अंदर, तो इनको लगा कि ये समाज के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने विसल ब्लो करा। अगर ये भी चाहते तो विसल ब्लो नहीं करते, ये भी चुप रह जाते, कुछ भी नहीं करते। तो इसीलिए इन्होंने विसल को ब्लो करा और जनता को बताया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, और मैंने विसल इसलिए ब्लो किया क्योंकि मैं पहले एक अच्छा सिटीजन हूँ, उसके बाद अपने कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। ओके, तो इसके अलावा आप और भी कुछ लोगों का एग्जांपल कोट कर सकते हैं। विसल ब्लोअर का जहां पे भी नाम आता है, तो एक गवर्नमेंट सेटअप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पीपल इज एडवर्ड स्नोडन। आप सभी लोग इनका नाम जानते हैं। अनदर वन इज ब्रैडली मैनिंग, ये दोनों अमेरिकन है, दोनों का नाम विसल ब्लोअर से कॉन्टेक्स्ट में आता है, और इन दोनों ने अपना सिटीजन होने का धर्म पहले निभाया एंड देन लेटर एम्प्लॉय फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों ने सिटीजन होने की ड्यूटी को पहले निभाया एंड देन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रैडली मैनिंग तो आर्मी में था। ओके, so this is what I meant to say कि citizen first and then corporate। आप सबसे पहले एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद आप इस देश के नागरिक हैं, और उसके बाद आप किसी के एम्प्लॉय हैं, भले ही वो सरकार हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट की कंपनी हो, राइट। ओके, आइए नेक्स्ट आइए, फेथ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कॉर्पोरेट कंपनी के हेड के लिए। फेथ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मार्केट। सी, आप लोगों को पता है कि जो मार्केट का सेंसेक्स होता है वो कई बार ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ऐसा होता है जैसे जब भी आम चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, मार्केट का सेंसेक्स ऊपर नीचे होने लगता है डिपेंडिंग अपॉन कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट का अपना एक सेंटिमेंट होता है। कहते हैं ना, मार्केट का अपना एक सेंटिमेंट होता है। ओके, मार्केट का अपना एक सेंटिमेंट होता है जो कि बिल्कुल इमोशन की तरह वैरी करता है, इमोशंस की तरह वैरी करता है। एक छोटा सा होमवर्क ले ही लीजिए आप लोग एक और। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। ये पहले दे देना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब याद आ गया। गुड क्वेश्चन, 5 मार्क्स यूपीएससी में पूछा जा सकता है। एनीवेज, तो मार्केट का सेंटिमेंट भी फ्लक्चुएट करता है कि शेयर के प्राइसेस कैसे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ कंपनी। भले ही उसके पास एक ही शेयर हो कंपनी का, बट ही इज स्टिल द ओनर ऑफ कंपनी और वन ऑफ द ओनर्स ऑफ कंपनी। इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को भी बुलाया जाता है कि आप लोग भी आइए, मीटिंग में बैठिए और देखिए क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर का फेथ होना चाहिए आपकी कंपनी पर। अगर आपने आईपीओ लॉन्च किया और शेयर होल्डर्स ने आपके शेयर्स को खरीदा है तो आपको उनका फेथ मेंटेन करके रखना है। सिमिलरली मार्केट का फेथ मेंटेन करके रखना है कि हाँ, ये कंपनी एथिकल कंपनी है, ये कंपनी अच्छे तरीके से काम करती है, इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर आपका या आपके पैसे फ्यूचर में सिक्योर्ड रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि विजय माल्या कंपनी है, यूनाइटेड ब्रेवरीज। जब ये डिस्कवर होता है यूनाइटेड ब्रेवरीज के विजय माल्या लोन लेकर फरार हो गए, उसी वक्त यूनाइटेड ब्रेवरीज की शेयर प्राइस डाउन होना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है। सिमिलरली
मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है इसका मार्केट में, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, फ्यूचर इज लुकिंग ब्राइट ऑल्सो, बट सडनली एक दिन इस कंपनी एक्स के हेड के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग जाता है। उसी दिन इसके शेयर प्राइसेस डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है मार्केट में। उसी तरह से मान लीजिए कोई कंपनी है वाई, सब कुछ ठीक चल रहा है, शेयर मार्केट का पूरा भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, सभी लोग कह रहे हैं, ब्रोकर्स भी कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। सडनली एक दिन पता चलता है कि वाई ने कुछ टैक्स फ्रॉड्स किए हैं और सरकार ने एक ऑडिट ऑर्डर कर दिया है कि वाई के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाए। उसी दिन इसके शेयर प्राइसेस भी डाउन होने शुरू हो जाएंगे, जिसे कहते हैं टैंक्ड, शेयर्स हैव टैंक्ड। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज किया जाता है कि शेयर्स हैव टैंक्ड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फेथ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड फेथ ऑफ मार्केट खराब हो जाता है। शेयर होल्डर्स को और मार्केट को लगने लगता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस कंपनी ने कुछ धोखाधड़ी करी है, या इसका रेपुटेशन खराब हो रहा है, इसका डिफेमेशन हो रहा है, तो वो लोग अपना पैसा निकाल के बाहर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आरबीआई रेपो रेट वगैरह अनाउंस करता है, तो जब आरबीआई रेपो रेट कम करेगा, यानी इंटरेस्ट रेट जब कम करेगा, तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब रेपो रेट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे यूजुअली आ जाता है। यूजुअली, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। दिस इज व्हाट यू मीन बाय फेथ ऑफ शेयर होल्डर्स एंड फेथ ऑफ मार्केट। बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, it is your duty to always maintain the faith of shareholders, always maintain the faith of market. ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बहुत सारे कंपनीज को परेशानी हुई। मैं आपको नाम बताता हूँ, उबर, तेरी, फीफा, इन सब के टॉप लोगों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लग चुके हैं। एंड कंक्लूजन क्या है मुझे नहीं पता, बट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे हैं, जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज का रेपुटेशन भी खराब हुआ है। ठीक है, आइए। अच्छा, अभी यहाँ पे जब हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपके साथ कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि आपके एथिक्स के आंसर में एग्जाम्पल्स की तरह और कुछ पॉइंटर्स की तरह काम आ जाएंगे। थोड़ा डिफरेंट डिस्कशन है यहाँ से। देखिए, कंपनी है, ठीक, कंपनी के अंदर ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशंस के थ्रू सेल्स होते हैं, सेल्स के थ्रू रेवेन्यूज आते हैं, रेवेन्यूज को अकाउंट्स में डाला जाता है, अकाउंट्स में डालने के बाद फाइनली टैक्स वगैरह हटाने के बाद प्रॉफिट जनरेट होता है, और प्रॉफिट से डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है कंपनीज का, यहाँ पे कंपनीज या कंपनी के कुछ लोग अपना दिमाग जबरदस्ती लगाकर कुछ ना कुछ फ्रॉड कर देते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप लोगों ने सत्यम स्कैम के बारे में सुना? सत्यम स्कैम में क्या हुआ था? जो इनके ओनर थे रामालिंगम राजू, उन्होंने बहुत सारे फेक इनवॉइसिंग करके कंपनी के शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली जैकअप कर दिया। मतलब फेक इनवॉइसिंग, फेक अकाउंटिंग या फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग करके शेयर प्राइसेस को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया। मतलब ये दिखा दिखाई कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और लोग इसमें इन्वेस्ट करो, ये उन्होंने एक फेक इंप्रेशन क्रिएट करा और कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ऊपर कर दिया। इट इज अ ग्रेट क्राइम टू डू सच थिंग्स, क्योंकि आप लोगों के फेथ के साथ खेल रहे हैं, आप मार्केट के फेथ के साथ खेल रहे हैं। सिमिलरली एक स्कैम हुआ था, एनरॉन स्कैम। एनरॉन एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी थी,
बहुत ही बड़ी ऑयल कंपनी थी। आज के रेट में बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना है क्योंकि कंपनी है ही नहीं, कंपनी डिसॉल्व हो गई। एनरॉन स्कैम भी एक ऐसा स्कैम था जिसमें कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवीज बना बना के कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को छुपा के रखा गया। कोई भी कंपनी होती है उसकी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की एक स्टेटमेंट होती है जिसको कि पब्लिकली डिस्क्लोज करना पड़ता है। एनरॉन ने क्या किया, एसपीवीज स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बना बना के अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के एक्चुअल पोजीशन को छुपा लिया। ताकि लोगों को लगे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी एक्चुअली में लॉस में जा रही थी। अगेन अ ह्यूज स्कैम, पूरी दुनिया हिल गई थी इस स्कैम को देख करके। ठीक है, इसके अलावा और भी 2-3 स्कैम्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग इन दोनों स्कैम्स के बारे में एक बार जरूर देखिएगा। सत्यम स्कैम को कहा जाता है इंडियाज एनरॉन स्कैम, मतलब सत्यम स्कैम इज कॉल्ड एज इंडिया का एनरॉन स्कैम है। इसके अलावा आपका एक वेरिजॉन टेलीकॉम अकाउंट स्कैम हुआ था। वेरिजॉन टेलीकॉम अकाउंट्स स्कैम, ये भी देखिए अकाउंटिंग गलत करने की वजह से ये स्कैम हुआ। और मजे की बात ये है कि एनरॉन जो कंपनी है उसके जो ऑडिटर्स थे वही ऑडिटर्स यहाँ पे भी थे। मतलब उस ऑडिटिंग फर्म ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। उस ऑडिटिंग फर्म ने ही कभी भी ठीक से ऑडिट नहीं किया, या उस ऑडिटिंग फर्म ने जानबूझ के इन कंपनीज के साथ मिल करके स्कैम किया। उस ऑडिटिंग फर्म ने जानबूझ करके मिल के इन कंपनीज के साथ स्कैम किया। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो अकाउंटेंट्स थे और जो ऑडिटर्स थे उन दोनों ने मिल करके आपस में मिली भगत करी और अपने कुछ प्राइवेट गेन के लिए कंपनी के पैसों को वेस्ट कर दिया और उनको छुपाने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए। जैसे कहीं स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया, कहीं फेक इनवॉइसिंग कर दी, है ना। इन दोनों केस में सेम ऑडिटिंग फर्म वाज देयर जिसका नाम था आर्थर एंडरसन सॉरी। एक अकाउंटिंग फर्म थी, ऑडिटिंग फर्म थी। इन दोनों केसेस में, एनरॉन में, वेरिजॉन में, दोनों यूएससी कंपनीज हैं, यही कंपनी इन्वॉल्व थी। अगर आप शेयर होल्डर्स के साथ धोखा करते हैं, एक्चुअल पिक्चर छुपा के रखते हैं, then shareholders have a right to file court case against you. Shareholders can sue you. और यही हुआ था एनरॉन केस में। जितने शेयर होल्डर्स थे उन लोगों ने मिलकर लाखों केस लगा दिए एनरॉन कंपनी के ऊपर। कंपनी डिसॉल्व हो गई उसके बाद। ठीक है, आप लोग चाहे तो ये जो स्कैम्स है, सत्यम स्कैम, एनरॉन स्कैम, वेरिजॉन स्कैम, इनका दो तीन लाइन में समरी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा इसका, मैं आपको अपने नोट्स में से डिटेल बताऊंगा कि ये स्कैम कैसे हुए, क्यों किया गया, किसने किया। बट ये सब नाम लिखना ज्यादा जरूरी है। डिटेल अगर आप नहीं भी जान रहे हो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये सब करंट अफेयर्स की चीजें हैं। ये सब एग्जाम्पल्स देने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एग्जामिनर विल थिंक कि हाँ तुम्हें पता है तुम जो लिख रहे हो। आइए आपको मैं एक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा इशू है, इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा, इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं बस। ये जो सत्यम स्कैम वगैरह, एनरॉन स्कैम, वेरिजॉन स्कैम वगैरह हुए, इंडिया में भी कई सारे स्कैम होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इसके लिए। आप लोगों को पता हो तो एक NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक SFIO, CAS फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं इंडियन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, है ना। कि आपको मंथली
रिपोर्ट भेजना होगा, ऑडिटिंग टाइम पे होगा, ऑडिटिंग के इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का एनालिसिस होगा, ये सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ये सब स्टेप्स भी लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। खैर, अब आइए, एक और एथिकल इशू इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, इसको कहते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाट इज दिस इनसाइडर ट्रेडिंग? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है। हालांकि यह छोटा सा ही इशू, बट बिल्कुल इंटरेस्टिंग इशू है। देखिए, कंपनी के अंदर एक बोर्ड नाम की चीज होती है जो सारे पॉलिसी डिसीजंस लेती है। ठीक है, बोर्ड में मान लीजिए कि 5 मेंबर्स बैठे हैं। बोर्ड ने आज एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया शाम को 7 बजे। जिस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है कल दोपहर 11 बजे। अब ये डिसीजन जो लिया गया है 5 मेंबर्स के बीच पे, डिसीजन सिर्फ यही 5 मेंबर जानते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई एक मेंबर इस इंफॉर्मेशन को बाहर मार्केट में रिवील कर दे, या बाहर किसी को भी रिवील कर दे, मार्केट में या किसी ब्रोकर को, या किसी को भी रिवील कर दे, मीडिया को, किसी को भी रिवील कर दे, तो क्या ये एथिकल है? कंपनी ने तो कहा कि ये डिसीजन 11 बजे रिवील होगा, 11 बजे डिसाइड होगा, 11 बजे पता चलेगा सबको, लेकिन किसी एक ने पहले ही बता दिया। ठीक, ये गलत है। इससे भी बढ़ के गलत बात क्या है? इससे बड़े गलत बात क्या है कि इन 5 मेंबर्स के पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आगे जो लॉस होने वाला हो या आगे जो प्रॉफिट होने वाला हो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आज की डेट में कोई शेयर बेच दे या खरीद ले, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब इनसाइडर का मतलब क्या होता है? घर का भेदी। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? शेयर्स खरीदना और बेचना। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि बोर्ड में से किसी एक मेंबर ने बाहर अपने किसी रिलेटिव को टिप दे दिया कि यार कल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि मेरी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। तो ये जो रिलेटिव है क्या करेगा? ये उस कंपनी के सारे शेयर्स बेच देगा ताकि अपने लॉस को कम कर सके। वही मान लीजिए कि बोर्ड का जो मेंबर है वो अपने रिलेटिव को ये बोलता है कि यार कल कुछ ऐसा होने वाला है कि मेरी कंपनी के शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो रिलेटिव क्या करेगा? ये जाके उस कंपनी के और सारे शेयर्स खरीद लेगा कम दाम में, क्योंकि आज तो कम दाम है, दाम तो कल बढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। एक बहुत ही खराब चीज और एक बहुत ही अनएथिकल इशू। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो आपको एग्जांपल मैं दूंगा, इवन आई गेट very surprised at this. Very well known, very sharp minded Mr. Rajat Gupta, IITian from IIT Delhi, बहुत गरीबी में रह के, बहुत एडवर्स सिचुएशन में रह के पढ़ाई करी, लाइफ में बहुत सक्सेस पाया, यूएस में गए, बट अनफॉर्चुनेटली कैरियर के ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे आके इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए। उसके बाद हालांकि जेल वगैरह काट के बाहर आ गए हैं और एक बुक भी लिखी है अपना साइड एक्सप्लेन करते हुए, बट यू कैन कोट हिज नेम इन एग्जांपल्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड दैट वन कैन कमिट ऑन अ कंपनी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है और उसका आपने फायदा उठाया और अपनी कंपनी को ही धोखा दे दिया। एक तो आपको शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स ने बोर्ड में बिठाया सोचे कि आप वफादार हैं, और आपने अपनी कंपनी को ही धोखा दे दिया कि आपने इंफॉर्मेशन पहले ही बाहर लीक कर दी, और वो भी अपना प्रॉफिट करने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, या अपने किसी जान पहचान वाले इंसान का फायदा करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स वन कैन कमिट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। क्योंकि आपके पास लोगों के पास ही जानकारी है, तो आपने इस जानकारी का गलत इस्तेमाल किया।